राधे राधे। वेलकम इन वाई न्यूज़, जहां हर दिन किसी वजह से याद रखा जाता है। आज है 1 मार्च और आज हम करेंगे 1 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट, फेमस पर्सनालिटी का जिनका जन्म हुआ या जिनकी डेथ हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पर्सनालिटी से, तो जो थे ज़्यांग ग्यात्सो, सिक्स्थ दलाई लामा। ओके, इनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1 मार्च 1683 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट या फिर तवांग वैली के उरगेलिंग मोनेस्ट्री में। ओके, एंड इनके बचपन से काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ, मिस्टीरियस कहानियाँ उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे जब ये बचपन में इनकी माँ जब प्रेग्नेंट थी, तब धान को कूटते समय इनको प्यास लगी और ये जब पानी पीने गई तो वो पानी कन्वर्ट हो गया वो दूध में। तो उसी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया को मिल्की वाटर या फिर ओमा इसकी कांक नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनके जन्म के दौरान उनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स आते थे, सपने आते थे रिलेटेड टू डबल सन, ताकि लाइक वो उनको हिंट देते थे कि दैट गाय विल बी द नेक्स्ट दलाई लामा। ओके, और बचपन में जब वो एक बार बीमार हुए तो वहाँ की लोकल देवी ने, लोकल डिवाइन पावर ने उनकी माँ को सजेस्ट किया था कि इनका नाम नगावांग ग्यात्सो रख दीजिए। ओके, अब बात करते हैं इनके दलाई लामा बनने के सफ़र की। तो जो फिफ्थ दलाई लामा थे, उनकी डेथ हो जाती है 1682 में। ओके, एंड 1682 से 1697 तक उनकी डेथ को सीक्रेट रखा था उनके रीजेंट ने, उनके उनको सपोर्ट करने वाले एक लीडर ने जिनका नाम था डेजी ज़्यांगजे ग्यात्सो। ओके, ताकि वो तिब्बत की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उसको मेंटेन कर पाए, और जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था किसका, पोटाला पैलेस, लहासा के जो पोटाला पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको कंप्लीट कर दिया जाए। सबसे बड़ी मोनेस्ट्री और सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट सेंटर का एक हब माना जाता है पोटाला पैलेस को। ओके, बट फाइनली 8 दिसंबर 1697 को सिक्स्थ दलाई लामा जो कि थे ज़्यांग ग्यात्सो को उनकी पोजीशन पर इस्टेब्लिश किया गया। ओके, और 1697 से 1705 तक ये रहे थे सिक्स्थ दलाई लामा। बट इस टाइम पीरियड में इन्होंने गेलुग स्कूल, जो उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके जो वैल्यूज़ रहते हैं, उनको फॉलो नहीं किया। ये दलाई लामा जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है बुद्धिस्ट में, उनके एक लीडर थे, बट इनके टाइम पीरियड में उन्होंने रियल मोंक के जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं उनको कभी फॉलो नहीं किया। जो मोंक रहते हैं वो एक नॉर्मल से क्लोथ्स पहनते थे, वो सारे फीमेल से दूर रहते थे, एल्कोहल से और नेगेटिव थिंग्स से दूर रहते थे, वो अपने बालों को मुंडवा लेते थे, एंड एक साधारण सी वेशभूषा, साधारण लाइफ स्टाइल मेंटेन करते थे। बट सिक्स्थ दलाई लामा ज़्यांग ग्यात्सो ने इनको किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया। वो अल्कोहल से भी अटैच थे, वो फीमेल से भी काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड थे, वो रात को भी कभी भी बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी कमांड या बिना किसी सपोर्ट के निकल जाया करते थे, उस पर्टिकुलर एरिया में घूमा करते थे, और उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल कभी भी फॉलो नहीं किया। इसके अलावा 1705 में जब मंगोल का लीडर हुआ करते थे लजांग खान, उन्होंने वहाँ के जो उनके जो रीजेंट थे, उनके जो सपोर्टर थे, जो ग्रेट लीडर थे डेजी ज़्यांगजे ग्यात्सो, उनकी डेथ कर दी, उनको मार दिया। उसके बाद तिब्बत में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। एक साइड से मंगोल, जैसे ये तिब्बत है तो एक साइड से मंगोल और एक साइड से चाइना उस पर तिब्बत को कंट्रोल करना चाहते थे। एंड फाइनली 28 जून 1706 उनको डिस्पोज किया गया उनकी पोजीशन से, सिक्स्थ दलाई लामा को, एंड उनको किडनैप कर लिया गया। किसके द्वारा? मंगोल लीडर लजांग खान के द्वारा। ओके, और उनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ भी फेमस है रिलेटेड टू हिज किलिंग एंड रिलेटेड टू हिज लाइफ लास्ट विशेज़, कि 15 नवंबर 1706 को उनको किडनैप किया गया था लजांग खान के कुछ सोल्जर्स के द्वारा, और कहा जाता है कि उनको जर्नी के दौरान जब वहाँ तिब्बत से उनको शिफ्ट कर रहे थे तो उनको बीच रास्ते में उनको मार दिया गया। कुछ सोर्स कहते हैं कि उनको वो सीक्रेटली तिब्बत या मंगोल के एरिया में सीक्रेटली अपना जीवन उन्होंने लास्ट के टाइम को स्पेंड किया, और कुछ सोर्सेज कहते हैं कि वो एमडो रीजन, जो तिब्बत के आउटस्कर्ट में जो रीजन है एमडो रीजन, वहाँ पर उन्होंने सर्वाइव किया। ओके, इनका एक कोट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वाइट क्रेंस लैंड मी योर विंग, आई विल नॉट फ्लाई फार फ्रॉम लिथांग, आई सेल रिटर्न। जब लजांग खान के सैनिक जब ज़्यांगजोंग ग्यात्सो को कैप्टिव बनाकर बंदी बनाकर ले जा रहे थे किडनैप कर, तब उन्होंने कहा था कि ए सारस, तुम मुझे अपना
पंख उधार दे दो, मैं लिथांग से ज़्यादा तक दूर नहीं जाऊंगा, मैं लौट कर आऊँगा। इसी वजह से आज तक माना जाता है कि उनकी जो लाइक पर्सनालिटी है, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो सोल है, आज भी लिथांग के एरिया में लाइक मूव करती है, वहाँ पर देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क की। आज ही के दिन यानी कि 1 मार्च 1872 यूएसए का और पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क बना था येलो स्टोन नेशनल पार्क इस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, बात करें तो इसको बनाया था उस टाइम के प्रेसिडेंट उलिसेस एस ग्रांट ने, कंट्री यूनाइटेड स्टेट। और इस पर्टिकुलर स्टोन लाइक येलो स्टोन नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था कब? 1978 में। ओके, इस येलो स्टोन नेशनल पार्क की सबसे फेमस बात यह है कि इसमें पूरी दुनिया का मोर देन 50% से भी ज़्यादा गीज़र या जियोथर्मल फीचर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। मोर देन 10,000 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स है, मड स्पॉट्स है एंड काफ़ी ज़्यादा जियोथर्मल फीचर्स पाए जाते हैं। सबसे फेमस ओल्ड फेथफुल जो हर 90 मिनट में एक्टिव होता है, स्टीम बोट गीज़र जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट एक्टिव गीज़र माना जाता है, एंड ग्रांड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग जिसको रेनबो स्प्रिंग भी कहा जाता है और सबसे बड़ा यूएसए का सबसे लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग में से एक है। ओके, एंड इससे रिलेटेड वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज़, 1988 में इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में लगी थी नेचुरल फायर, जिसने उस पर्टिकुलर एरिया के 36%, इस नेशनल पार्क के 36% पूरे नेशनल पार्क को कवर किया था उस वाइल्ड फायर ने। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पे, दैट इज़ हूवर डैम। हूवर डैम को समझते हैं तो ये है दुनिया का सबसे लाइक एक टेक्निकल और इलेक्ट्रिक लाइक इंजीनियरिंग का बेस्ट थिंग। कोलोराडो रिवर पर सिचुएटेड है हूवर डैम, जिसको 1931 से 1936 के बीच में बना गया था। उस टाइम पर पूरे यूएसए और पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। ये सिचुएटेड है नेवाडा एंड एरिजोना के बीच में। ओके, एंड कोलोराडो नदी पर बना ये डैम हूवर डैम, इसके पीछे लाइक यूएसए का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिजर्वायर स्थित है, दैट इज़ लेक मियार्ड। ओके, बात करते हैं तो इसको इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सितंबर 30, 1935। बट आज ही के दिन यानी कि 1 मार्च 1936 को आज ही के दिन ये पर्टिकुलर हूवर डैम प्रॉपरली स्टार्ट हुआ था, प्रॉपरली एक्टिव फॉर्मेट में हुआ था और इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था फेडरल गवर्नमेंट को। ओके, इस हूवर डैम को बनाया था उस टाइम की 6 कंपनीज़ ने, लाइक नेम ऑफ दैट कंपनीज 6 कंपनीज़, एंड उस टाइम के अकॉर्डिंग इसमें लगा था $49 मिलियन, जो आज के अकॉर्डिंग 450 करोड़ रुपीस के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। ओके, इससे एक और रिलेटेड एक और लाइक इन्फॉर्मेशन, वन मोर फैक्ट, दैट जब ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो इसमें टोटल 112 लोगों की डेथ हुई थी उसको बनाते टाइम। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको ब्लॉक सिस्टम से बनाया गया था। लाइक पहले थोड़ा सा कवर इतना एरिया बनाया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। अगर इसको एक टाइम पर इतना कंक्रीट डालते तो इसको लाइक सॉलिडिफाई होने में लगभग 300 से ज़्यादा साल का टाइम लग जाता। ओके, और इसकी हाइट है 221 मीटर, लेंथ है 1244 फीट। ओके, इसके ऊपर वहाँ का नेशनल एक हाईवे क्रॉस करता है, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसको शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे डैम के साइड। ओके, ओरिजिनली इसका नाम रखा जाने वाला था बोल्डर डैम, बट प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर के नाम पर इस डैम का नाम रखा गया है हूवर डैम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF के बारे में। वर्ल्ड बैंक, IMF आप काफ़ी ज़्यादा इनसे ऑलरेडी नॉन होंगे। IMF की बात करें तो इसको 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC यानी कि USA में। प्रेजेंट टाइम में यहाँ की प्रेसिडेंट है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, एंड प्रेजेंट डे में यहाँ पर है टोटल 190 मेंबर्स, पूरी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर जो वोटिंग शेयर होता है वो वहाँ के लाइक कितना अमाउंट या कितना % आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस टाइम इंडिया की इंडिया इन्वेस्ट करता है 2.44%। इसी वजह से टोटल माना जाता है कि इंडिया का वोटिंग शेयर है 2.44%।
और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर और अल्टरनेट गवर्नर माने जाते हैं जो वहाँ के आरबीआई गवर्नर। ओके, रिलेशन की बात करें इंडिया और आईएमएफ के बारे में, तो आईएमएफ ने इंडिया को 2 बार हेल्प करी थी, 1965 वॉर के टाइम पे एंड 1971 वॉर के टाइम पे। इसके अलावा 1981 में आईएमएफ ने इंडिया को एक लोन प्रोवाइड किया था 5,000 करोड़ का, और 1991 में जब डिप्रेशन देखा गया था, इंडिया में आर्थिक मंदी देखी गई थी, तब $2.2 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया था आईएमएफ ने इंडिया को। एंड आईएमएफ ने ही इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की थी। बट फाइनली 2000 तक इंडिया ने आईएमएफ के सारे लोन्स को रीपे कर चुका है। ओके, एंड इंडिया ने 1993 से अब तक कोई भी लोन आईएमएफ की साइड से नहीं लिया। ओके, so this much is from my side. Thank you and have a nice day.